वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम साइंस विषय के टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप MP प्लस परीक्षा हेतु कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तेज एजुकेशन के छात्रों को परीक्षा ऐप की ओर से तेज 50 कूपन कोड लगाने पर 50% की छूट दी जा रही है। सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अब मैं साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि मोटर गाड़ी के जो चालक रहते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ओके, आप आंसर कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है या फिर दुगनी होती है, तिगुनी होती है या फिर चौथाई होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है मेरे भैया। कैसी होती है? आधी होती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए जो आप दर्पण यूज करते हैं यह दर्पण का व्यवहार कैसा होता है। बताएं किस दर्पण का व्यवहार जो है किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोलीय दर्पण का। तो हजामत बनाने के लिए यूज किया जाता है अवतल दर्पणों के। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें। तो आप हमेशा याद रखें कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है यह हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी था शुरुआत में, याद रखें मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है भैया अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला रहता है यह एक अवतल लेंस की तरह कार्य कर रहा होता है। प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किस तरह से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं या हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से मापते हैं या अल्टीमीटर से। तो आप हमेशा याद रखें वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र निम्न में से कौन सा है। सबसे पहला विकल्प है सिस्मोग्राफ या फिर कार्डियोग्राफ या फिर स्ट्रोबोस्कोप या फिर डिक्टाफोन। तो आप हमेशा याद रखें भूकंप मापी यंत्र निम्न में से है सिस्मोग्राफ। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस में। तो आप हमेशा याद रखें कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है यह डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है भैया। प्रश्न है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहला विकल्प है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है या फिर वास्तविक और उल्टा होता है या काल्पनिक और सीधा होता है या काल्पनिक और उल्टा होता है। तो हमेशा याद रखें मानव रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब रहता है यह वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है मेरे भैया? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु को दो समांतर
समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? बने हुए प्रतिबिंब की संख्या 2 होगी इस समय, या फिर अनंत होगी, 5 होगी, या फिर 1 होगी। जब कोई भी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण, ये दो समानांतर दर्पण हैं, इनके बीच में अगर किसी वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंबों की संख्या जो रहेगी भैया वो कैसी, वो अनंत होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखें कि हृदय की गति को सुनने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लेक्टोमीटर से या मैनोमीटर से, ओडोमीटर से या बैरोमीटर से? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। किससे की जाती है भैया? बैरोमीटर से की जाती है। प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है किस तरह से? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, या फिर फोकस के बाहर रखते हैं, या वक्रता केंद्र पर रखते हैं, या अनंत पर रखते हैं? तो हमेशा याद रखें सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ठीक है भैया। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखें कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो उत्प्रेरक है मेरे भैया कौन सा? निकेल। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि है इसमें उत्प्रेरक के तौर पर यूज किया जाता है लोह चूर्ण को। कभी भी प्रश्न अगर पूछ ले कि हैबर विधि किससे संबंधित है, तो भैया हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस बनाई जाती है, और इस हैबर विधि में उत्प्रेरक के तौर पर लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसा कब होता है भाई? जब वस्तु कहाँ पर होती है? जब वस्तु अनंत पर होती है, या फिर फोकस पर होती है, या ध्रुव पर होती है, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु होती है तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो याद रखें जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रक्त का दाब है यह मापा जाता है भैया स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्लियर है। प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका? ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है, या निकेल का, तांबे का बना होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये मेरे भैया नर्म लोहे का बना होता है। किसका? नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर रहता है यह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त क्यों होता है? एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का
व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार विद्युत वाहक बल को मापने में करते हैं या धारा को, प्रतिरोध मापने में करते हैं या आवेश को? तो याद रखें, इसका सही जवाब है प्रतिरोध। ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है इसका प्रयोग प्रतिरोध के व्यवहार को मापने में करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? अगर आप पानी के अंदर ध्वनि सुनना चाहते हैं तब भैया हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किस तरह से? तो आप हमेशा याद रखें, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो आप हमेशा याद रखें, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो होती है मेरे भैया, यह डायनेमो में होती है। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा किस में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है डायनेमो के द्वारा। क्लियर है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? हमेशा याद रखें, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह युक्ति है भैया विद्युत मोटर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है कहाँ पर? डायनेमो में या इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या परमाणु बम में? तो हमेशा याद रखें, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है यह बैटरी में होता है मेरे भैया। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस में? तो हमेशा याद रखें, रेक्टिफायर का जो प्रयोग है मेरे भैया, रेक्टिफायर का जो प्रयोग है यह किया जाता है किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्लियर भैया, विकल्प डी इसका सही जवाब है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किस में? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किसमें भैया जी? तो इसका सही जवाब है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी वोल्टेज में। ओके, एसी में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है? तो आप हमेशा याद रखें, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा होती है। प्रश्न है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो आप हमेशा याद रखें कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा निहित होती है वह ऊर्जा होती है रासायनिक। कैसी? रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? इसका सही जवाब विकल्प डी, ट्रांसफार्मर। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए।